बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के मंत्री परिषद। इसमें हम लोग महान्यायवादी की भी आप लोगों से बात करेंगे। नमस्ते, सभी को राम राम बेटा, सभी को राम राम, सभी को राम राम। आप कंटिन्यू क्लास को आगे करते हैं। भारत के कथन और कारण न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित पूरी आपकी क्लास होने जा रही है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने अथवा बोलने का अधिकार है। वह अनुच्छेद 88 के तहत संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से 4 अनुच्छेद देखेंगे कि हमारे पास संघ में सबसे बड़ा संघ सरकार का जो महान्यायवादी होता है पद कि विधि अधिकारी सबसे बड़ा महान्यायवादी होता है। और इसी प्रकार से अगर राज्य की आप लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है। क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है। महान्यायवादी की बात करेंगे, इसमें भी आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। महाअधिवक्ता में 2, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88। इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 177। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति ध्यान रखें प्रावधान अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से राज्य में महाअधिवक्ता होता है और महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165। दोनों में 2-2 आर्टिकल ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी भी संसद के किसी भी सदन कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 88 कहता है। यानी 8-8 तो कर सकता है, बोल तो सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। वो 8-8 तो कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। इसी प्रकार से महाअधिवक्ता है, विधानमंडल के सदन की किसी भी कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा। सर वो एक साथ तो रह सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। याद हो गया, एक साथ तो रह सकते हैं, मतदान नहीं करेंगे। 8-8 तो कर सकता है, मतदान नहीं करेंगे। यहां कह रहे हैं 88 के तहत संसद का कोई सदस्य नहीं होते हुए भी विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। और दोनों सदनों कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार जरूर रखता है। इसका मतलब ए और दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। चारों अनुच्छेद याद हो गए बेटा आप लोगों के? हाँ, सब करवाऊंगा बेटा, सब करवाऊंगा। मैंने आपसे कह दिया ना, टोटल करवाऊंगा। आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक आपने सबने मंगवा ली होगी। नहीं मंगवाए तो आप लोग मंगवा लें, नहीं मंगवाई तो मंगवा लें। और उसके बाद में हम लोग इंडिया जीके में प्रवेश कर चुके हैं, है ना बेटा? इंडिया जीके में प्रवेश कर चुके हैं और इंडिया जीके में हमारी पॉलिटी चल रही है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक को लगभग मैंने करवा दिया है। एक तो ये बुक आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, राजस्थान सामान्य ज्ञान की, और दूसरा ये, है ना? चलें आगे चलते हैं। इसके बाद में ये सही हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। देखो, मैंने आप लोगों से पहले भी इस बात पर चर्चा की थी। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी। भारत में एक मंत्री परिषद होगी। भारत में एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी भारत में एक मंत्री परिषद होगी। और उसका जो मुखिया है वो मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी केवल जो पद की बात कर रहा है, केवल किसकी बात कर रहा है? पद की बात कर रहा है। वो अनुच्छेद 74 कह रहा है। अनुच्छेद 75 है, वो अन्य जो प्रावधान है, चाहे वो आप लोगों के इनकी नियुक्ति हो मंत्री परिषद की, चाहे आप लोगों के सामूहिक उत्तरदायित्व या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, यानी अन्य सब प्रावधान है अनुच्छेद 75 में है। और ये मैं आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा, अनुच्छेद 75 के आप 2 अनुच्छेद अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 75(2) है ना, और अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(2) और अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(2) है बेटा, ये कहता है कि ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री है, ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति के प्रति क्या रहेगा?
उत्तरदायी रहेगा। पहला पॉइंट तो ध्यान रखें आप लोग। ये 75 2 कह रहा है, 75 3 कह रहा है कि मंत्री परिषद है वो ध्यान रखें आप लोग सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो काम करता है, यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी। क्या कहा मैंने? सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी रहेगी वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति रहेगी। इन बातों का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना। हमारे मूल संविधान था बेटा, मूल संविधान में ये मंत्री परिषद जो शब्द है वो नहीं था। मैं चाहूंगा मूल संविधान में मंत्री परिषद था, मूल संविधान में क्या था? मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद था मूल संविधान में, मंत्रिमंडल नहीं था। ये मंत्रिमंडल जो शब्द जोड़ा गया वो ध्यान रखें आप लोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से द्वारा बेटा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये मंत्री परिषद मंडल शब्द जोड़ा गया था। ध्यान रखें आप लोग, मंत्रिमंडल, दोबारा सुन लीजिए आप लोग, मंत्रिमंडल शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था, मंत्रिमंडल शब्द बाद में जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन संशोधन बेटा? 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया मंत्रिमंडल शब्द है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसे बाद में जोड़ा गया और कहां जोड़ा गया? अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए मंत्रियों के प्रकार और उनकी स्थिति। सुमेलित करना है आपको, मंत्रियों के प्रकार और उनकी स्थिति। आंसर आने दीजिए आप लोग। मंत्रियों के प्रकार और उनकी स्थिति, यानी हमारे पास जो मंत्री हैं वो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? दो शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक मंत्रिमंडल शब्द और एक मंत्री परिषद शब्द। मंत्रिमंडल शब्द है बेटा वो बाद में जोड़ा गया और मंत्री परिषद शब्द है वो पहले से था। मंत्री परिषद का मतलब होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी प्रकार के मंत्री हैं वो इस मंत्री परिषद में आएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में हम लोग कहेंगे प्रधानमंत्री और कौन आते हैं? ध्यान रखें, प्रधानमंत्री और केवल कैबिनेट मंत्री यहां आते हैं। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? क्लियर समझ गए आप लोग? तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से। और मंत्रिमंडल शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। आगे चले, अब देखिए हमारे पास, मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे पास सभी प्रकार के जो मंत्री हैं वो सब आपके मंत्री परिषद कहलाते हैं, है ना? और मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट और प्रधानमंत्री आता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी, कैबिनेट मैट्रिक में आमंत्रित, नीति निर्धारण में अहम भूमिका अपने विभाग के। कैबिनेट मंत्री होता है वो अपने विभाग में वो सर्वसर्वी होता है, यानी सर्वोच्च होता है, उससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। समझ गए? वो कैबिनेट मंत्री होता है यानी अपने विभाग का सर्वोच्च होता है और वो मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें भी क्या लेता है? भाग लेता है। इसके बाद राज्य मंत्री, राज्य मंत्री मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट बैठक में आमंत्रित होने पर जाते हैं। एक हमारा राज्य मंत्री है जो वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता हेतु होता है और एक उपमंत्री प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता है। आप मिलान कर लेना। ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री में फिर बोल रहा हूं, मंत्रिमंडल शब्द अलग है, मंत्री परिषद शब्द अलग है। अगर मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उसमें कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं और अगर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है तो उसमें समस्त मंत्री भाग लेंगे। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है जिसे कभी कभी भारत में चर्चा का विषय बनाया जाता है, जिसे भारत में चर्चा का विषय कई बार बनाया जाता है। तो छाया मंत्रिमंडल, आने दीजिए आंसर आप लोग क्या देंगे? छाया मंत्रिमंडल बेटा, छाया मंत्रिमंडल से क्या क्वेश्चन बना है? यानी शेडो कैबिनेट ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की विशेषता है और इसमें विपक्षी दल प्रत्येक सरकारी मंत्री के लिए अपने दल से एक छाया मंत्री नियुक्त करता है जिसे संबंधित मंत्रालय कार्यों पे निगरानी रखती होती है। तो किस देश से छाया मंत्रिमंडल? ये ध्यान रखें, ब्रिटेन से। हमारे देश में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है? आप लोग कहेंगे ब्रिटेन से गया है। तो आप लोगों के ध्यान रखें, ब्रिटेन। छाया मंत्रिमंडल किस देश के प्रशासनिक व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है जिसे कभी कभी भारत में चर्चा का विषय बनाया जाता है, विपक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो एक निगरानी रखता है। वो ध्यान रखें आप लोग, ये बिल्कुल आपके ध्यान रखें। और एक आपके किचन कैबिनेट होता है, यही मैं क्लियर कर लूं, किचन कैबिनेट क्या होता है बेटा? किचन कैबिनेट। ये जो किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट है, ये किचन कैबिनेट क्या होता है?
ध्यान रखें, किचन कैबिनेट होता है जो आप लोगों के प्रधानमंत्री के बहुत विश्वसनीय अपने आसपास मंत्री जिनसे हमेशा सलाह लेता है, दिन में एक आधा बार बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो बहुत नजदीक, यानी कैबिनेट मंत्रियों में भी प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक। क्या कहा बेटा मैंने? कैबिनेट मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों में भी प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक, प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक वो कौन होते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? किचन कैबिनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? यानी 4 आपको प्रधानमंत्री दिए और 4 प्रधानमंत्रियों में से आपको बताना है कि एक प्रधानमंत्री है जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। बताइए, मोरार देसाई बंबई से हुए, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश से, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, है ना? तो आप लोगों को देना है कि एक जो है केंद्र राज्य सीधे सक्रिय हुए वो किसी राज्य के, ध्यान रखें, मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। मोरार देसाई साहब, पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर हैं, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस बात ध्यान रखें। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व निम्न में से किसी कौन है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मोरार देसाई साहब, पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। ध्यान रखें आप लोग, मोरार देसाई साहब वो हैं जो केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार क्या बनी बेटा? गैर कांग्रेसी सरकार। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी, वो सरकार किसके नेतृत्व में बनी? तो आप कहेंगे मोरार देसाई के नेतृत्व में बनी। ये ध्यान रखें आप लोग। और अगर यही आपसे राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, राजस्थान में किसके नेतृत्व में बनी बेटा? राजस्थान में किसके नेतृत्व में बनी? तो राजस्थान में आप लोग कहेंगे बहरू सिंह शेखावत। बहरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और अगर आप लोगों से पूछेंगे केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? मोरार देसाई। ये मोरार देसाई के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के 44वां संविधान जो संशोधन हम पढ़ते हैं, जिसमें 42वें संविधान के बहुत से प्रावधान चेंज हुए। 44वां जो बेटा संविधान संशोधन है, वो 44वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। वो किनके समय हुआ? मोरार देसाई के समय हुआ। यहां सवाल पूछा गया है कि कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? आप उत्तर देंगे चंद्रशेखर। बात समझ गए कि राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार, तो आप बहरू सिंह शेखावत साहब, और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार है वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(2), सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा है मैंने? भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? देखो, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप प्रधानमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद पढ़े, बेटा बोलिए आप लोग, नमस्ते आपको भी, सब भाई बहनों को नमस्कार, आप बोलिए, जो बात बोलनी है वो बोले। मेरे सामने बेटा आप लोगों के एग्जाम दिख रहे हैं, मुझे आपका सिलेबस A to Z करवाना है आप लोगों को, प्रथम प्रश्न पत्र का, तो मैं बहुत आप लोगों के समय बचा के चलेंगे, तब अपन काम चलेगा। पूरा रिवीजन भी करवाना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, क्वेश्चन हल करने का तरीका भी सिखाना है। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है मेरे कंधे पर। और जो विद्यार्थी, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि राजस्थान सामान्य ज्ञान लगभग ये पुस्तक मैं पूरी करवा चुका हूं, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान की पुस्तक आप मंगवा लें और राजस्थान सामान्य ज्ञान को आप लोग कंप्लीट करें। इधर से मैं भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान कंप्लीट करते आऊंगा, तो अपन पैक कर देंगे इसको। चले, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखो, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करें, है ना, तो आप लोगों को 3 अनुच्छेद ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं है बेटा। एक अनुच्छेद आप लोगों के 74, ये 74 है, ये केवल आप लोगों के पद की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? पद की बात करता है। एक अनुच्छेद हमारे पास कौन सा आ गया? 75 आएगा, ये आपसे नियुक्ति की बात करेगा और अन्य प्रावधान है। एक अनुच्छेद आप लोगों के 78 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। क्या बताया गया बेटा? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य बताया गया है वो आपके अनुच्छेद 78 में बताया कि वो शासन प्रशासन की सूचना है वो राष्ट्रपति को देगा।
राष्ट्रपति को देगा, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। ये 78 है। 75 के आप लोग कई पार्ट हैं, लेकिन आप लोग 1 और 2 को ध्यान रखें आप लोग कि इसका 2 और 3 अनुच्छेद आप लोगों के 75 के 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद आप लोगों के 75(2), अनुच्छेद 75(2) और अनुच्छेद 75(3), इन दोनों में बहुत बारीकी से आप लोग फर्क समझ लीजिए। दोनों में आप लोगों से उत्तरदायित्व की बात कर रहा है, इधर भी आप लोगों से उत्तरदायित्व की बात कर रहा है बेटा, और इधर भी आप लोगों से उत्तरदायित्व की बात कर रहा है। दोनों जगह आपसे किसकी बात कर रहा है? उत्तरदायित्व की। ये कह रहा है कि मंत्री परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी, और वो कह रहा है ये सामूहिक रूप से मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों के व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति बेटा? राष्ट्रपति के प्रति। और वो सामूहिक रूप से है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप लोग कहेंगे लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगर वहां पे किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समस्त मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से पूछा है तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के पास, और 75(3) की बात करता तो वो सामूहिक रूप से होता, और सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होता है वो उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के प्रति रहता। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? बताइए आप लोग, क्या तात्पर्य है? कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। आंसर आने दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। बताइए इस कथन का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, क्वेश्चन अच्छे हैं। राजनीतिक उत्तरदायित्व है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। राष्ट्रपति के किसी आदेश पर संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखे होंगे बहुत से आप लोगों के आदेश देखे होंगे या कई बहुत बड़े ट्रांसफर देखे होंगे, वहां लिखा होता है राज्यपाल की आज्ञा से। ऐसा होता है ना, वहां यह नहीं लिखा होता कि ये गृह मंत्रालय के मंत्री का हस्ताक्षर है या रेवेन्यू मिनिस्टर का हस्ताक्षर है या कृषि मिनिस्टर, नहीं, वो लिखा होता है राज्यपाल की आज्ञा से। किसी भी ट्रांसफर लिस्ट को देखेंगे आप लोग तो जहां राष्ट्रपति के किसी आदेश से पर संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, उनका राजनीतिक उत्तरदायित्व है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो आप लोग कहेंगे सर कौन सा उत्तरदायित्व है? आप लोग कहेंगे गुरुदेव राजनीतिक उत्तरदायित्व है। कौन सा है बेटा? राजनीतिक उत्तरदायित्व। राजनीतिक उत्तरदायित्व कौन सा है? राजनीतिक उत्तरदायित्व है। हेलो, हाँ भाई, हाँ कर दो, भेज दो मुझे, मैं क्लास ले रहा हूं ना। सुबह 5 बजे का अलार्म भर लो ना। तो भारत में राजनीतिक उत्तरदायित्व, अगर राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात करें, उत्तरदायित्व की बात करें, आप ध्यान रखना, तो यह होता है तो राष्ट्रपति के जहां हस्ताक्षर हो गए वहां किसी मंत्री का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मैंने पहले भी आप लोगों को इसकी चर्चा की थी। आपको याद होगा कि आप लोगों के अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78 चारों पांचों को एक बार अपन लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 से, और 74 ऐसे याद होंगे बेटा, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78, इनको एक नजर में अगर आप देखते हैं तो जरा देखिए। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी, यानी मंत्री परिषद की जो बात कर रहा है और उसका मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 74 कह रहा है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 ये कह रहा है कि जो मंत्री परिषद है यानी प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, उत्तरदायित्व वो इसमें आएगा। अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत में महान्यायवादी होगा। तो भारत में न्यायवादी की बात कर रहा है, महान्यायवादी की, वो 76 में। और 77 कह रहे हैं कि संघ सरकार के समस्त कार्य, क्या कहा बेटा? संघ सरकार के समस्त कार्य हैं वो समस्त कार्य
किसके नाम से? समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। वो 77 है। और 78 की बात करें, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए। किसके बेटा? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसने बताए? 78 में। तो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। ये कहां उल्लेखित है? अनुच्छेद 77 में। क्या कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको बेटा ये मालूम नहीं हो कि गुरुदेव ये चीजें मेरे समझ में नहीं आई? बता दीजिए। अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसकी बात समझ में नहीं आई तो मुझे बता दे। चारों पांचों अनुच्छेद हैं, एक जैसे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पे, ठीक है? एक जैसे अनुच्छेद हैं, ध्यान दीजिए आराम से, कोई दिक्कत हो मुझे बताइए। कि अनुच्छेद 74 जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात करता है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति उत्तरदायित्व की बात कर रहा है, अनुच्छेद 76 है वो महान्यायवादी की बात कर रहा है, अनुच्छेद 77 है जो संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इस पे बात कर रहा है, और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। तो क्या मेरी बात को आपके देखो 5 अनुच्छेद एक साथ हमने निकाले, ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे। और आपने एक बात और ध्यान रखना, यहीं आप 88 ध्यान रखना कि महान्यायवादी वो संसद के सदन के किसी भी कार्य में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं करेगा। सर वो बात तो कर सकता है लेकिन 8-8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा, ठीक है? इस बात ध्यान रखें। अभी कथन, कथन और कारण, हमारे पास यहां पे कथन है यानी अभी कथन है और नीचे हमारे पास कारण है। जरा सुनिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है। इस बात को जरा अंडरलाइन कीजिए कि ना तो यहाँ पे संसद है ना राज्यसभा है, क्योंकि सरकार गठन लोकसभा से होता है तो लोकसभा की सदस्य संख्या उससे 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये ध्यान रखें आप लोग। इसका उद्देश्य है जंबो यानी विशाल काय मंत्रिमंडलों के गठन को रोकना और दल बदल पर अंकुश लगाना। तो सही बात है कि हम दल बदल पर अंकुश कैसे लगाएं, और ये विशेषकर हमारा जो बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बन जाता था, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सभी दलों का समर्थन फिर उनको साधना। तो ये एक आप लोगों के बिल्कुल यहां किया गया कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद ये ध्यान रखें आप लोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद चाहे आप लोगों के विधानमंडल हो राज्य में, वो लोकसभा और राज्य में विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उससे 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होता है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इस बात ध्यान रखें, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो बात समझ गए आप लोग। 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या है लोकसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है। और रही बात इसकी कि ऐसा क्यों किया गया, हम लोग कह देंगे सर ऐसा इसलिए किया गया कि विशाल काय जो मंत्री परिषद है उसके आकार को रोकना। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहले तो मुझे बताओ कि आपको अनुच्छेद कितने याद करने हैं? 2। महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये हमारे पास केंद्र है बेटा, और केंद्र का सबसे बड़ा जो हमारा विधि अधिकारी है, केंद्र का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी है वो महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी, ये ध्यान रखें आप लोग, इसमें 2 आर्टिकल आपको बताए मैंने। एक आर्टिकल अनुच्छेद 76 जो कि इनकी नियुक्ति की बात करता है, पद की बात करता है, और एक आर्टिकल मैंने अनुच्छेद 88 कि वो संसद के किसी भी सदन कार्य में भाग ले सकता है लेकिन वो किसी मुद्दे पर मतदान नहीं करेगा। सेम स्थिति को यहां ले आइए। हमारे पास राज्य है और राज्य में सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो विधि अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता होता है। 2 ही अनुच्छेद यहां आएंगे। महाअधिवक्ता पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में है। महान्यायवादी पद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में है। और माफी चाहूंगा, महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता विधानमंडल के सदन के किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं करेगा, है ना, किसी मुद्दे पर। तो इधर तो हम कहेंगे सर 8-8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। इधर कह देंगे 1-7-7 तो है लेकिन मतदान नहीं करेगा। 1-7-7 तो है लेकिन मतदान नहीं करेगा। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका पारिश्रमिक संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इनको क्या वेतन मिलेगा, इनकी पारिश्रमिक संसद निर्धारित नहीं करेगी। इनके वेतन भत्तों का जो वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा? वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। यहां एक खतरनाक पॉइंट था, हम सोचेंगे सर संसद करती होगी, यहां संसद नहीं करती है।
यहां संसद नहीं करती है। यानी महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण है वो निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखें, संसद का यहां कोई रोल नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रख रहा हूं, किचन कैबिनेट आंतरिक मंत्रिमंडल में क्या अर्थ है? यानी किचन कैबिनेट, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को छाया मंत्रिमंडल पढ़ाया था जो ब्रिटेन से था, वहीं से आप लोग किचन कैबिनेट एक मैंने अर्थ बताया था। आप पहचानिए किचन कैबिनेट का मतलब क्या था बेटा, आंसर आने दीजिए कि किचन कैबिनेट का मतलब क्या था। किचन कैबिनेट का मतलब क्या था? आंसर, किचन कैबिनेट का मतलब क्या था बताइए। मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से, कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति जो रसोई का ध्यान रखती हो, प्रधानमंत्री के अत्यंत विश्वास पात्र सहयोगिया मंत्री या बाहरी मित्र, पारिवारिक का छोटा समूह जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता हो, संसदीय सचिवों का समूह और सेवानिवृत्त मंत्रियों का समूह। यानी जिस तरीके से हमारे पास में एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन कैबिनेट मंत्रियों में कुछ खास होते हैं प्रधानमंत्री जी के, जो हमेशा हर मुद्दे पर उनसे चर्चा करते हैं। कैबिनेट मंत्री ये तो खास होते हैं, इनमें से भी खास, इनमें से भी खास जिन पे लगभग हर बात पर सलाह होती है, हर बात पर चर्चा होती है, उन्हें किचन कैबिनेट कहते हैं या आंतरिक मंत्रिमंडल कहते हैं। क्लियर, समझ गए आप लोग? तो आंतरिक मंत्रिमंडल यानी किचन कैबिनेट जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक हो, प्रधानमंत्री हर मसले पर उनसे चर्चा करते हो, उन्हें हम लोग किचन कैबिनेट यानी हम ध्यान रखें आंतरिक मंत्री वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नंबर कथन 1, महान्यायवादी, पहले देखिए महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि वो 8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा, है ना। इसी प्रकार से महाधिवक्ता है, वो राज्य के विधानमंडल यानी 165 में प्रावधान हो गया और अनुच्छेद 177 में वो कहीं किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं करेंगे। तो यहां पे हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इस बात को ध्यान रखना कि वो 8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। यानी सदन है, संसद के किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वो किसी मसले पर मतदान नहीं कर सकता। सबसे बड़ा विधि अधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद नहीं करेगी, राष्ट्रपति करेगा। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, तुम यहां गलती कर बैठेंगे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, यहां तुम गलती कर बैठेंगे, है ना। मतदान, माफी चाहूंगा, अच्छा ओके, यहां मेरे से गलती हो गई। यानी आप लोग पढ़ने में यहां कह रहे हैं मतदान कर सकता है। अच्छा, मतदान कर सकता है इसका मतलब हमारा यहां पे ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि मतदान नहीं कर सकता। माफी चाहता हूं मैं आप लोगों के, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा, आर गलत है। बोल सही रहा हूं लेकिन कई बार हो जाता है, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बेस्ट दूं, बातों को समझाऊं, पॉलिटी को इतना सरल तरीके से समझाऊं ताकि पॉलिटी से आपका सवाल गलत नहीं जाए। तो कई बार मैं व्याख्या करने में खो जाता हूं, तुम्हें समझाने में खो जाता हूं, ये ध्यान रखें आप लोग। भाई बातें समझ में तो आ रही है तुम्हें। इंडिया पॉलिटी बेटा, राजस्थान जीके आपका 100 अंकों का है और करंट अफेयर्स की मैंने पीडीएफ दे दी गई है आप लोगों को। करंट अफेयर्स वहां से आप लोग अपना ले और उसका प्रिंट आउट निकाल लें आप लोग, वहां आप लोगों को, है ना। इसके बाद मैंने आपकी टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है और राजस्थान जीके की वस्तुनिष्ठ बुक मैंने आपको दे दी है, करवा भी दी है लगभग। इंडिया जीके में प्रवेश कर चुका हूं, सबसे पहले इंडिया पॉलिटी ले रहा हूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि समस्त आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र में पूरा पोर्शन को अच्छी तरीके से आपको करवा के एग्जाम हॉल में हंसते हुए भेजूं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्लानिंग में अब तक ब्रह्मास्त्र नोट्सों पे थे, हम लोगों ने खूब रिविजन किया। अभी भी कोई बच्चा पीछे रह रहा हो और उसे लग रहा हो सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं रिविजन के लिए ढूंढ रहा हूं कुछ, तो अभी भी आप लोग हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ सकते हैं आप लोग। अब ध्यान अपना पूरा एमसीक्यू पे होगा। चलिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद की शपथ की बात कर रहा है। पहला, राष्ट्रपति मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इस बात को ध्यान रखना, भारत का प्रत्येक मंत्री चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, वो 2 प्रकार की शपथ लेता है।
दो प्रकार के, बेटा ले लो। अभी मैं सभी भाई बहनों से कह रहा हूं, जिस विद्यार्थी को अगर पिछड़ रहा हो तो आप लोग अभी भी रिवीजन नोट्स की तरफ जा सकते हैं। अभी भी आप रिवीजन नोट्स की तरफ जा सकते हैं। अभी भी आप रिवीजन नोट्स की तरफ जा सकते हैं। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो मेरे साथ एमसीक्यू में अपना झोंक दीजिए। वो मेरे साथ आप लोगों को एमसीक्यू में झोंकना है पूरा, आप लोगों को, है ना? ठीक है बेटा, पूरा आप लोगों को एमसीक्यू में झोंकना है। जितनी ताकत है झोंक दीजिए पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से। हां, हंसते हुए आएंगे अंदर से, चिंता मत करो आप लोग। पद की शपथ में भारत की प्रभुता, अखंडता और अक्षुण रखने का वचन देता है। गोपनीयता की शपथ में मंत्री बिना किसी पक्षपात के लोगों के प्रति न्याय करने की शपथ लेता है और शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 75(4) द्वारा निर्देशित है। अब आप लोग आराम से दीजिए आंसर। क्या देंगे बेटा आप लोग? आंसर दीजिए आराम से। क्या आंसर देंगे आप लोग? क्या बनेगा आप लोगों का? बताइए, समझ के आंसर देना है आप लोगों को। 1 3 4 1 3 4 सोच लीजिए, अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, आप लोग आराम सोचिए। देखो यहां पे हमारे पास आंसर बनेगा 1 3 और 4। 1 3 और 4 बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, जरा सुनिए आप लोग अच्छी तरीके से। राष्ट्रपति है हमारे पास में 1 2 1, माफी चाहूंगा 1 2 4 1 2 4। कैसे? देखिए कि वो गोपनीयता की शपथ लेता है। पद की शपथ में भारत की प्रभुता और अखंडता रक्षण रखने के लिए गोपनीयता की शपथ में मंत्री बिना किसी पक्षपात के लोगों के प्रति न्याय करने की शपथ लेता है। अरे बिल्कुल, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहा है कि कोई भी जो विषय है तब तक उसको प्रकट करने का समय नहीं आए तब तक वो गोपनीय रखेगा। ये गोपनीयता की शपथ है लाडो। कहां आप 3 नंबर दे रहे हो? अरे पक्षपात कहां? तुम लोग पॉलिटी में बहुत कमजोर नजर आ रहे हो बेटा। गोपनीयता की शपथ में मंत्री बिना किसी पक्षपात के, अरे पक्षपात नहीं करना है यहाँ पे, वो न्याय नहीं कर रहा। वो गोपनीयता का मतलब है कि वो शपथ ले रहा है, वो शपथ ले रहा है, वो शपथ ले रहा है। करेक्ट नहीं है 3 नंबर, ये ध्यान रखें आप लोग। थर्ड करेक्ट कैसे है? आप सोचिए इस बात को कि वो गोपनीय शपथ ले रहा है। अरे वो पक्षपात के लोगों के प्रति न्याय करने की थोड़ी लेगा। वो शपथ ले रहा है कि जो विषय मेरे संज्ञान में आएंगे। आपने देखो बजट कभी लीक नहीं होता है, और बजट लीक हो जाता है तो इस्तीफा मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गोपनीयता की शपथ ली है। कहां खो रहे हो तुम लोग? क्योंकि उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, ध्यान सुनना आप लोग, यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे कितने समय के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है? एक बात को ध्यान रखना कि जो सरकार बन रही है वो लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वो उस दल की सरकार बनती है। इसलिए मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व पे जो काम करती है, वो उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। इसलिए इनके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, कौन सा प्रस्ताव बेटा? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। एक बात तो ध्यान रखेंगे। अब माना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का है, अब ध्यान रखना जो मंत्री है वो मंत्री इवन आपके प्रधानमंत्री है, ये किसी भी सदन से हो सकते हैं, ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं, या राज्यसभा लोकसभा दोनों को ही सदस्य नहीं है तो भी किसी व्यक्ति को मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वो 6 माह के भीतर भीतर उन्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे इधर ग्रहण कर ले चाहे इधर ग्रहण कर ले। और यदि नहीं कर पाते हैं तो वो पद खाली हो जाएगा, वो मंत्री नहीं रहेगा और इस आधार पर दोबारा उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बेटा भाषा शैली ठीक है ना? यस या नो? पॉलिटिक्स की भाषा बिल्कुल मैं सरल करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आपको महसूस ही नहीं होने दूंगा कि हम एक कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं संविधान। ये ध्यान रखें आप लोग। सम्मिलित कीजिए, हमारे पास एक तरफ उप प्रधानमंत्री और यहां पे संबंधित प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सेकंड ग्रेड में पिछली बार भी आया था। उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सूची, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। कौन सा उप प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री के समय रहा था, किस प्रधानमंत्री के समय रहा था? देखो सरदार पटेल,
सरदार पटेल है वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के समय रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी साहब है अटल बिहारी वाजपेयी के समय रहे थे। जगजीवन राम है ये मोरार देसाई साहब के समय रहे थे। चौधरी देवीलाल है वो बीपी सिंह सरकार में रहे थे। अब तक हमारे पास में 7 हमें उप प्रधानमंत्री देखने को मिले हैं और उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया और डिक्टो इसी प्रकार क्वेश्चन आपने सेकंड ग्रेड में पिछली बार देखा था कि एक तरफ उप प्रधानमंत्री और एक तरफ प्रधानमंत्री। कौन सा उप प्रधानमंत्री है, किस प्रधानमंत्री काल में कार्यकाल में रहा, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये एक तरीके से कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों में सर्वोच्च दर्जा का प्रधानमंत्री के बाद इनका पद आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। 78 के अंतर्गत अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आप लोगों को मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री संबंधित 3 अनुच्छेद मैंने आपको याद करवाए। एक चौथा अनुच्छेद 352 अपन और देख लेते हैं। 4 अनुच्छेदों के अनुसार चौथे अनुच्छेद में जाना ही नहीं है। पहली बार तो 3 पे सीमित रहना है, चौथा तो हम लोग एक केवल छोटी सी बात के लिए लेंगे। देखो बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि पिछली बार एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है। एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे अनुच्छेद 75 यानी 74, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं केवल पद कि भारत में एक संघीय मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी पद का जहां उल्लेख किया गया, किसका पद का यहां उल्लेख किया गया, वो अनुच्छेद 74 है। केवल पद है ना। अनुच्छेद 75 में आप कुछ भी ले लीजिए। 75 में चाहे आप लोग नियुक्ति ले लीजिए, चाहे आप लोग यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ले लीजिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत ले लीजिए, सब कुछ आपके अनुच्छेद 75 में आएंगे। इसके बाद अनुच्छेद हमारे पास में 78, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, बाकी संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये एक तरीके से व्यवहारिक तौर पे सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन संविधान में इनकी कोई विशेष शक्तियां नहीं है। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य रहेगा कि वो शासन प्रशासन संबंधी सूचना है वो किसको दे, वो ध्यान रखें आप लोग, वो राष्ट्रपति को दे। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 352 तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। अनुच्छेद 352 में कहां कोई शब्द आया है? हाँ, 352 बहुत दिक्कत कर सकता है तुम्हारे लिए, बहुत दिक्कत कर सकता है तुम्हारे लिए। अनुच्छेद 352 बहुत दिक्कत कर सकता है। अनुच्छेद 352 क्या कह रहा है जरा सुनिए। अनुच्छेद 352 ध्यान रखना कि इसमें हमारे संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। मंत्रिमंडल है वो शब्द नहीं था, यानी हमारे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। इस मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द है वो अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। तो ये 352 वाला भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मूल संविधान में मंत्री परिषद था बेटा, और आप यहां तक ध्यान रखेंगे रियान साहब, ये बेटा यहां भी ध्यान रखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 वाला वो 77 में लागू हुआ, और 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला है वो 1979 में लागू हुआ। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रशासन एवं विधि संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल देता है, सही बात है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी मंत्री ने विनिश्चय किया हो और मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्री परिषद के समक्ष रखवाया जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के प्रशासन सूचना राष्ट्रपति को दे सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए आप लोग 3 में क्या करेंगे? आप लोग बड़ा सोच के जवाब करना है आप लोगों को बेटा। 3 में क्या करेंगे आप लोग बताइए? 3 में क्या करना है आप लोगों को? क्या दे रखा है? राज्य के प्रशासन। 3 गलत आएगा क्योंकि राज्य के प्रशासन का नहीं देता बेटा, ये ध्यान रखिए। संघ के प्रशासन सूचना देता है, संघ के प्रशासन के, राज्य के प्रशासन सूचना नहीं देता है, संघ के प्रशासन सूचना देता है। और राज्य के प्रशासन की सूचना, राज्य के प्रशासन की जो सूचना है वो ध्यान रखें आप लोग,
वो अनुच्छेद 167 में आएगा, अनुच्छेद 167 में आएगा। और वो सूचना कौन देगा? ध्यान रखना, मुख्यमंत्री देता है। और मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को देगा, है ना। कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 167 में है। ठीक है, तो आप लोगों के यहां पे 1 और 2 ही आएंगे, 3 नंबर आप लोगों का बिल्कुल गलत होगा, 3 नंबर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथन और कारण। हमारे पास कथन है, संसदीय शासन प्रणाली में कथन और कारण को अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल ए कर दो बेटा, क्योंकि संघ प्रशासन की सूचना ही तो प्रधानमंत्री देगा, राज्य प्रशासन सूचना तो मुख्यमंत्री देगा, और वो अनुच्छेद 167 में है ना। आगे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में, सवाल सुनिए आराम से, संसदीय शासन प्रणाली में यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, दोबारा सुनिए, संसदीय शासन प्रणाली में यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय शासन प्रणाली में बात तो सही है कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, क्योंकि यहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। किस पे बेटा? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है कि वो एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अब इसमें विशेषकर ध्यान रखेंगे, आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ए, 2 आप लोग बिना सोचे समझे आप आंसर देंगे, गलत हो जाएगा। ये भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, ये इतना सरल आप लोगों को दिखाई देता है, उतना सरल है नहीं। वो तो मैं आप लोगों को इजी भाषा में समझा रहा हूं, इसलिए आराम से चीजें समझ आ रही हैं। वरना ये पॉलिटी ऊपर से ही जाती, केवल हमें यही पता होता कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, यही मालूम होता। अब आप आंसर ए दे रहे हैं, ए आपने क्या सोच के दिया है, एक बार पुनर्विचार कीजिए आप लोग। फिर ए में जा रहे हैं आप लोग। साहिल चौधरी साहब कह रहे हैं सी, जरा सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था, याद कीजिए। यह बात सही है और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी सही है, लेकिन आप क्यों भूल रहे हो? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो अनुच्छेद 75(3) में उल्लेखित है, 75(2) में तो वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। कौन सा बेटा? व्यक्तिगत, क्या बोला मैं? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, वो अनुच्छेद 75(2) में है। 75(3) में सामूहिक का है, तो हमारा ए तो सही है परंतु हमारा आर गलत है। ए तो सही है परंतु हमारा आर गलत है। क्या आप दिमाग में बैठा आप लोगों के कि नहीं बैठा? ईमानदारी से बताना, क्या आप दिमाग में बैठा आप लोगों के? हाँ हाँ हाँ, यही तो है पॉलिटी, यही तो है संविधान। यही तो संविधान है भाई, इसीलिए दिक्कत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक आप लोगों को सबको मिल गई होगी, आपने सबने ले ली होगी, और राजस्थान सामान्य ज्ञान हमने ऑब्जेक्टिव पूरा भी कर लिया है। ये इंडिया पॉलिटी आप लोगों की, इंडिया पॉलिटी चल रही है, ये आप लोगों के इंडिया का आप लोगों का पार्ट है, वो आप लोगों के 2-3 तारीख को मैं दे दूंगा, कंप्लीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखें आप लोग, ये भी शानदार अंदाज में आप लोगों को मिलेगा। और व्याख्या सहित है तो इन क्वेश्चनों को लास्ट में देख लेंगे आप लोग, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका सिलेबस आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, यह कथन किसका है? आप लोगों को चलता चलता इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रधानमंत्री जो राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, यह कथन किसका है? प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, यह कथन किसका है? आपको आंसर आने दीजिए। क्या आंसर देंगे बेटा आप लोग? आने दीजिए, क्या आंसर देंगे? सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, आंसर आने दीजिए आप लोग। सवाल अच्छा है, क्या देंगे आप लोग? आने दीजिए। प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, यह कथन किसका है? बताइए। राज्य के जहाज की मल्लाह पूछे आप लोगों से, यहां तो मुंद्रो आएगा, और यदि पूछेगा आपसे राज्य रूपी जहाज की मल्लाह, राज्य रूपी जहाज की मल्लाह, राज्य रूपी जहाज की मल्लाह,
तो राज्य रूपी जहाज की मला, राज्य रूपी, क्या बोला मैं, राज्य रूपी जहाज की मला है वो रेमजे मोर की है और यहां प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है। यह कथन किसका है? तो आप लोग कहेंगे मुनरो का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के 3 प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने। सवाल सुनिए आप लोग, भारत के 3 प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने, आंसर आने दीजिए। वो राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के सदस्य थे। और ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले कहा आप लोगों से कि 2 बातें अच्छी तरीके से, सरकार बनती है लोकसभा से, इसलिए मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति होती है। क्या बोला मैं कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सरकार लोकसभा से बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री है वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। और वो इंदिरा गांधी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से थे, ध्यान रखें आप लोग। और ऐसे मंत्री को भी, ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जो संसद के दोनों सदनों के ही सदस्य नहीं है, लेकिन उन्हें 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं हमारे पास। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में मुख्य अंतर क्या है? देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, हमारे पास यहां पे प्रधानमंत्री है बेटा, हमारे पास क्या है? यहां पे प्रधानमंत्री है, यहां हमारे पास प्रधानमंत्री है ये रहा, और ये प्रधानमंत्री ये रहा। अब प्रधानमंत्री के साथ हमारे पास 3 प्रकार के मंत्री हैं। एक मंत्री हमारे पास में कैबिनेट मंत्री है। क्या है हमारे पास? कैबिनेट मंत्री है। एक मंत्री है हमारे पास जिन्हें हम राज्य मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य मंत्री कहते हैं। एक मंत्री है हमारे पास उप मंत्री कहते हैं। ये सब मंत्रियों को मिला दो, ये शब्द हमारा मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद होता है बेटा। ये क्या होता है? पूरा हमने सबको मिला दिया, ये आपका मंत्री परिषद है। ये क्या है? मंत्री परिषद है, ध्यान रखना आप लोग। और अब इसमें केवल हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। ये शब्द हमारा मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में टॉप मोस्ट मंत्री होते हैं यानी कैबिनेट मंत्री, और जो नीतिगत निर्णय लेते हैं अधिकांश वो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। और मंत्रिमंडल शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग, ये कब जोड़ा गया था? ये मूल संविधान में नहीं था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये 44वां संविधान संशोधन, कौन सा बेटा? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 1978 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 352 जो कि आपातकालीन शक्तियों से रिलेटेड है वो आप लोगों को यहां जोड़ा गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मंत्रिपरिषद एक छोटा निकाय है, क्या पूछा है? और मंत्रिमंडल बड़ा है। क्या मंत्रिमंडल बड़ा है? नहीं, उल्टा लिख दिया। मंत्रिमंडल में सभी श्रेणियों के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट आते हैं, उल्टा लिख दिया। मंत्रिपरिषद एक वृहद निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जो नीतिगत निर्णय लेते हैं। यानी छोटा कौन है? आकार में छोटा मंत्रिमंडल है, लेकिन पावरफुल भी कौन है? ध्यान रखें, मंत्रिमंडल है। आकार में छोटा मंत्रिमंडल है और पावरफुल भी कौन है? मंत्रिमंडल। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ कौन करवाता है? अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन आंसर देता है आप लोगों में से, कौन आंसर देता है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आने दीजिए आप लोग। संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। दीजिए आंसर आप लोग। संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ कौन करवाता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। आंसर देंगे आप प्रधानमंत्री। यहां आप लोग राष्ट्रपति नहीं देंगे, यहां आप उपराष्ट्रपति नहीं देंगे, यहां आप आंसर देंगे बेटा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। विश्वास मत उन्होंने प्राप्त नहीं किया और विश्वास मत प्राप्त नहीं करने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया था। बताइए, 1990 की बात है, 1990 की बात है, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। तो आपके कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, एक तो चरण सिंह जी है जिन्होंने तो विश्वास मत पर चर्चा से पहले इस्तीफा दे दिया था। चौधरी चरण सिंह है, उन्होंने तो विश्वास मत पर चर्चा से पहले
विश्वास मत पर चर्चा से पहले, विश्वास मत पर चर्चा से पहले इस्तीफा दे दिया था, यानी विश्वास मत पर चर्चा से पहले अपने इस्तीफा दिया वो चौधरी चरण सिंह है। और यहां पे विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, असफल रहेंगे और फिर इस्तीफा देने वाले आप लोगों को आंसर दीजिए। कोई बी में जा रहा है, कोई सी में जा रहा है, और सोच लीजिए यहां बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। ध्यान रखें, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। और चर्चा से पहले इस्तीफा दे दिया वो चौधरी चरण सिंह है। दोनों में आप समझ गए, चर्चा से पहले इस्तीफा देने वाले चौधरी चरण सिंह और विश्वास मत हासिल नहीं करने के बाद इस्तीफा देने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंत्रिपरिषद के आकार और अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल सुनिए आराम से, क्या कहा है? मंत्रिपरिषद के आकार और अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आने दीजिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा सदस्यों की 15% निर्धारित की गई है कि एक विशालकाय मंत्री परिषद ना बने, एक आकार निश्चित होना चाहिए। ये नहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बना दिया गया। तो इसे रोकने के लिए ध्यान रखें आप लोग, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या है वो लोकसभा सदस्यों की 15% निर्धारित कर दी गई। ठीक है, आगे चले। संविधान समीक्षा आयोग यानी MN वेंकटचलैया ने यह संख्या 10% रखने की सिफारिश की थी। लोकसभा अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। गुजरिए परीक्षा से पहले परीक्षा जैसी तैयारी से। जबरदस्त साहब, जबरदस्त। बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग? ए 1 2 4, हाँ 50। बिल्कुल, आप लोगों के यहां कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम हम कहेंगे 50 निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। आंकड़ा हमारा 100 का नहीं है, तो आप लोगों का 1 2 और 3 आप लोगों के बनेगा कि 100%। अब देखो, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। मंत्री परिषद अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो गया, पहली बार ध्यान रखें, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। संसद मत कर देना, राज्यसभा मत कर देना। अविश्वास प्रस्ताव है वो कहां लाया जाता है? तो वो लाया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव लोकसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? लोकसभा में। ध्यान रखें इस बात को। तो भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ, आप जानते होंगे, राजीव गांधी साहब, है ना। दल बदल विरोधी कानून है वो राजीव गांधी। यानी आपको मालूम होगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या कहा मैंने? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया। प्रारंभ में ये ध्यान रखें, वर्तमान में 2/3 सदस्य हैं वो दल बदल करते हैं, तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राजीव गांधी। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्णय कौन करता है ना। दो बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि संसद के सदस्य हैं, ये संसद के सदस्य हैं। अब संसद के सदस्य हैं, इन संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, क्या कहा मैंने? अयोग्यताओं का निर्णय। अब अयोग्यताओं का निर्णय एक तो साधारण, यानी और कोई कारण है तो साधारण के बारे में तो इनका जो निर्णय करेगा वो निर्णय राष्ट्रपति करेगा, और वो राष्ट्रपति है वो निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। लेकिन मामला अगर दल बदल का है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, मामला किसका है? दल बदल का। अगर दल बदल से रिलेटेड, अगर दल बदल से संबंधित
है ना, दल बदल से रिलेटेड, दल बदल से संबंधित अगर कोई बात आएगी दल बदल से, तो वो सदन का मुखिया करेगा। सदन का मुखिया, आप फिर क्लियर समझ लो कि अगर दल बदल से संबंधित अगर किसी सदस्य का मामला है, उसकी अयोग्यता का निर्धारण अगर लोकसभा का है तो लोकसभा का मुखिया, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा का मुखिया। और लेकिन ध्यान रखना, अगर दल बदल का मामला नहीं है तो फिर राष्ट्रपति उसका निर्णय करेगा, और वो भी चुनाव आयोग के परामर्श से करेगा। क्या मेरी बात को समझ गए? अच्छी तरीके से समझ लो आप लोग कि दल बदल से संबंधित मामला है, किससे है? दल बदल से संबंधित मामला है, तो दल बदल से संबंधित मामला है, उसका निर्णय तो कौन करेगा? सदन का मुखिया। और अन्य अयोग्यताओं का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से। प्रधानमंत्री सवालों में प्रथम है, यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? यानी समानों में प्रथम है, प्रधानमंत्री समानों में प्रथम है, यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है? यानी कैबिनेट में सभी मंत्रियों का दर्जा समान है, लेकिन प्रधानमंत्री उनमें प्रमुख है, यानी शक्तियों का वो क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, है ना। कि हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमारे पास लॉर्ड मोरले का यह कथन है कि प्रधानमंत्री है एक तरीके से कैबिनेट मंत्री, लेकिन वो समानों में प्रथम है। और ध्यान रखें आप लोग, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, वो कर्तव्य अनुच्छेद 78 में बताया गया है, और वो बताया गया है कि वो शासन प्रशासन की सूचना है, वो सूचना किन को देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इस बात को ध्यान रखने बेटा। कल भी आपका टॉपिक रहेगा वो मंत्री परिषद रहेगा। कैसा लगा आपका सेशन बता दिए। कल आप लोगों के मंत्री परिषद आपका पूरा हो जाएगा, और परसों हम लोग संसद में एंट्री कर जाएंगे। एक बड़ी योजना के साथ लेके चल रहा हूं। ये बुक आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, याद होगा आप लोगों को। कुछ टॉपिक बाकी हैं आप लोगों के,